को हम लोग के से डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को के लिखते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको भी हम लोग के ही से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको भी के ही डिनोट करते हैं। यानी इसको समझना है कि लेक्चर 2 में जो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट किए हैं उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला बात, ये तीनों एक ही चीज है, इतने नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो एक सपोज कीजिए ये क्या है, आपको एक रिएक्शन हम लिख के देते हैं। जैसे आपने देखा था इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कि एक रिएक्शन एग्जांपल के माध्यम से हम इसमें बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D, यह एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का आप निकालते थे Kc, तो यहाँ हमें Ka निकालना है। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का क्या निकालना है? K। ये आप जानते हैं कि ये पूरा पोर्शन आपका रिएक्टेंट है, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है? रिएक्टेंट, और ये पूरा पोर्शन क्या है? प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, हमें इसका चाहिए क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड चाहिए, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड चाहिए। ये तीनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब सेम होता है, और हमें इसका Ka निकालना है। मींस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है। तो वेरी सिंपल, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, Kc निकालते थे, उसी तरीके का इसमें भी हम बात करेंगे, इसमें भी हम निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि यहाँ Ka निकालना है, अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, सेम इक्विलिब्रियम वाला केस करना है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम वही करना है जो आप इक्विलिब्रियम में करके लाए हैं। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए जितना प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन है उसमें डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो हमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम रिएक्शन को लेकर के आपको बताएं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। तो अब हमें इसका आगे बात करना है, क्या होता है जो हम आगे बात करते हैं। फिलहाल आप इसको जल्दी लिखिए। A प्लस बी रिएक्टेंट, और यहां लिखा है प्रोडक्ट। K इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अगर मान लीजिए तो क्या लिखना होगा हमें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी हमने लिखा था आपके कॉपी में, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिए हैं वो C लिए हैं, जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो उसका पावर 1 बैठाइएगा, वही आएगा आपका, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, इसके कारण पावर ऑफ बैठाएंगे वही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K का वैल्यू को आप बताइए निकाल करके, तो हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आपने पढ़ के आया है। अब सेम एज उसी तरीके से हम लोग लॉजिक कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप कि हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc का वैल्यू निकाले थे, Kc का वैल्यू क्या था, रेशियो था, किसका, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो को हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वही चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब कि जो रिएक्शन A प्लस B से C प्लस D में जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जा रहा था, अगर रिएक्शन C प्लस D से A प्लस B में जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड से कहां जाता था, बैकवर्ड में। तो इस दोनों को रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो देखते हैं आगे। इसका मतलब है कि एक सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं जी, सवाल क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। मान लो कि एक सिंपल रिएक्शन हमने लिखा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन लिखा, इसको हमने कर दिया रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यह हमारा हुआ H प्लस I के फॉर्म में। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, यानी अब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, यानी H प्लस और माइनस। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का हमसे कोई पूछता है कंजुगेट बेस, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का कंजुगेट बेस कौन, I माइनस यानी एनायन। ये हमारा क्या है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस इज आल्सो कॉल्ड एनायन। क्लियर है। अब जो एनायन है यानी ये इसका कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस हम यहां लिख रहे हैं। अब देखिए H प्लस आयन आपने निकाला हाइड्रोजन आयोडाइड से, अब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI। यही मेरा निकल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है। चलिए तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं इस पे आगे। इसको म्यूट करो ना, है से म्यूट करो सर। अब देखिए इसके बाद
इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है pKa का वैल्यू, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में अब लिख रहे हैं क्या, हायर द वैल्यू ऑफ Ka, Ka का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ Ka for an acid for an acidic strength will be the value of acidic strength इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, हायर द वैल्यू ऑफ K फॉर एन एसिड greater the value of acidic strength एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे आप लिख सकते हैं pKa एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का कंजुगेट, जैसे pH आप लिखते हैं इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ K, यानी हम लिख सकते हैं आता है कि हायर द वैल्यू ऑफ Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आपका ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यहां देखिए क्या लिखे, pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka, इसका मतलब है कि pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Ka, मतलब pK का मतलब होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कम होगा, यानी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa फॉर एन एसिड, मतलब एसिड के लिए pKa का वैल्यू स्मॉलर होगा तब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी ये हम लिखे हैं K के लिए ज्यादा होगा, है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहां पे अगर ज्यादा होगा तो pKa का वैल्यू कम होगा, और अगर pKa का वैल्यू कम होगा तो Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। तो इसको आप जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। क्या होता है, लिखने टाइम हट जाता है, कैमरा हट जाता है, मौसम न्यूज़ सब अपना खोल ले रहा है। अरे सुनो, क्या करो सर के जो वीडियो पर डबल टैप करोगे तो वो नहीं आएगा। तुम लोग अपना अपना म्यूट रखो, आवाज को म्यूट रखो, इतना कैमरा साफ दे रहा है फिर भी तुम लोग बदमाशी कर रहे हो।
चलिए लिख लिए। अब हम आगे बोल के लिखवा रहे हैं, सभी लोग लिख सकते हैं कि हम लिख दें बोर्ड पर। बोल के लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है। नहीं लिखा है, चलिए ठीक है, हम लिखते हैं। पहले सुनिए जो हम बता रहे हैं। जैसे हमने बोला पी के ए का वैल्यू अगर स्मॉलर होगा एसिड के लिए, तब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी के, जिसको एसिडिक स्ट्रेंथ आप बोलते हैं, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिख रहे हैं a smaller the value of pKa, pKa का वैल्यू आपका स्मॉलर होगा फॉर एन एसिड greater will be the strength, the acidic strength of that acid। आपका pKa का वैल्यू एसिड के लिए स्मॉलर होगा, तब आपका ग्रेटर वैल्यू जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एसिड का। यानी अभी रिलेशन हमने आपको दिखाया, pKa इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ka। pKa क्या है, जैसे आप एक चीज और जानते थे, साइड में लिख रहे हैं हम, सबके दिमाग में आ जाएगा, Hb नो डैश। क्या लिख रहे हैं बाबू, आपको पता है pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जानते थे ना, वही चीज यहां हम लिख रहे हैं। H के जगह देखिए, H यहां भी है, H यहां भी है, आप इसमें भी देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां भी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां भी है। P जो वही है जो pH स्केल पर से हम लाए हैं। तो कहता है किसी भी एसिड का pH स्केल पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू एसिड के लिए अगर कम होगा, तब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा। इसलिए हमने यहां देखिए लिखा है, माइनस साइन रहेगा तो इन्वर्स हो जाएगा या। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसको अगर बढ़ाइएगा तो ए घटेगा, अगर इसको बढ़ा दीजिएगा तो ए घट जाएगा। इसको ध्यान रखना है, जैसे हमने रिलेशन आपको लिखवा रहा है, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करेंगे। देखिए हाँ बोलिए ना। हाइयर जो वैल्यू होगा वो के होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी एसिड जो होगा, जैसे HI है ना, तो इसको तोड़िएगा तो H प्लस और I माइनस में जो आएगा, यही इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू के निकला। और सिर्फ एसिड का मतलब ये जो एसिड है विदाउट डिसोसिएशन, वो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएगा। यही फर्क है दोनों में, माइनर डिफरेंस है। HI जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा AS, और इसका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो टूटने के बाद हुआ, जब ये हाइयर होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाइयर होगा। जैसे ही pKa का वैल्यू जब आएगा
pKa का वैल्यू में डिफरेंस आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो Ka सिर्फ जो होगा वो छोटा होगा, और ये अगर बड़ा होगा तो pKa छोटा होगा एसिड के लिए, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्लियर हुआ? चलिए, डिसोसिएशन में कोई भी एसिड टूटेगा आपको याद रखिएगा, जैसे इक्विलिब्रियम आप निकालते थे उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम यहां पे बता रहे हैं आपको। अब देखिएगा, अब जो हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर और बेस के स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ता है। तो क्या होता है वो बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला बात करेंगे substituent effect on a strength of acid and base. Substituent effect on a strength of acid and base. देखिए क्या कहता है, आपको पता होगा। सबसे पहला हम एक ट्रिक देते हैं आपको। एसिड से हम लोग H+ आयन को निकालते थे तो हमें क्या मिलता था बाबू? कंजुगेट बेस मिलता। सारे बच्चों को ये बात पता है। कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस किस नेचर का होता था? एनायन नेचर का होता था। एनायन नेचर का होता। अब आपको पता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एनायन डेवलप है, इसका मतलब है कि उसके पास लोन पेयर रख रहा है। जब वो लोन पेयर रख रहा है तो कोई भी लोन पेयर डोनर होता है। तो जो जितना लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसका मतलब यह है कि वो डोनर लोन पेयर है, इसका मतलब कि वो एसिडिक नेचर का होते जा रहा है। और जैसे ही एसिडिक नेचर का मतलब बेसिक नेचर का एसिडिक नेचर को गेन करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एसिड से H+ आयन निकाले, कंजुगेट बेस बना, एनायन हो गया आपका। अब ये जो एनायन हुआ, इसका मतलब है कि इसके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अब यहाँ पे ये पहला, दूसरा बेस से हम H+ आयन को इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं बेस में। तो ये हमें क्या मिलता है? कंजुगेट एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां पे आपका जो है वो डोनर सब्सटेंस यहां डिक्रीज करेगा और एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा। इसमें एक्सेप्टर इंक्रीज, इसमें डोनर, इसमें एक्सेप्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और इसमें एक्सेप्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी यहां फिर लिख रहे हैं हम संबंध आपको, डोनर डिक्रीज, यहां डोनर क्या हो रहा है? इंक्रीज। वहां देखिए, एसिड से H+ निकाले, कंजुगेट बेस बनाया आयन, जिसका डोनर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा। इसमें बेस, कंजुगेट एसिड, केटायन, एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा, केटायन है एनायन से लव करेगा, डोनर डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि एनायन जो था वो केटायन को किसी को लेगा, और कोई भी केटायन जो है किसी एनायन को लेगा। यानी एक्सेप्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका कंजुगेट मतलब एसिड बढ़ेगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। याद रखना है। फिर कहता है कि एनायन है जिसका डोनर इंक्रीज करेगा, एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा, तब वो कंजुगेट बेस नेचर का होगा, और कंजुगेट बेस जब होगा तब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए हम लॉजिकली लिखे हैं आपके सामने कि जिससे आपको समझ में आ जाए। यानी एसिड H+ आयन कंजुगेट बेस है, एनायन नेचर का है, जिसमें डोनर क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। एक्सेप्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एक्सेप्टर इसलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि उसमें एनायन बढ़ रहा है। एनायन बढ़ेगा मतलब इसका मतलब निगेटिव आयन बढ़ेगा। तो जिसमें निगेटिव आयन बढ़ेगा
कंजुगेट एसिड दे रहा है, केटायन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि एक्सेप्टर उसमें इंक्रीज करेगा, तब डोनर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब डोनर डिक्रीज करेगा तो ये केटायन नेचर का है, तो केटायन होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो समझना यह है कि उसका अपोजिट कंजुगेट एसिड बन रहा है। लिखिए आप, फिर बात करते हैं। यही है सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट एसिड एंड बेस के ऊपर। लिख लिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग। आप लोग लिखेंगे तो हम बोल के लिखवा रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखते चलना है। लिखिए, स्टार्ट कीजिए सभी लोग। नॉर्मली आवाज नहीं जा रहा जी। नॉर्मली कंजुगेट बेस is an ion. Normally conjugate base is an ion. Conjugate base is an ion. Since donor increases while acceptor decreases. Then the stability of acid increases. Then the stability of acid increases. Then the stability of acid increases. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड। कोई गाना कौन बजा रहा है? गाना कौन बजा रहा है जी? करो से ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाहर हो जाओ। ना बजाते हो बीच में। आवाज म्यूट करो तुम अपना जी।
चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिए, normally conjugate base of acid, normally conjugate base acid is cation, normally the conjugate acid is anion, उल्टा लिखा गया, normally the conjugate acid is cation, नहीं एनायन नहीं, केटायन, केटायन। डोनर डिक्रीजेज, इसमें लिखिए डोनर डिक्रीजेज while acceptor increases, then the stability of base increases, यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, याद रखना इस बात को। अब हम लोग आगे बात करते हैं पीरियोडिक टेबल कोरिलेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का कोरिलेशन पीरियोडिक टेबल का क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम शुरू करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, CH4 NH3 H2O और HF। हमने ये लिखा, हमें इसमें चाहिए बाबू स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसओ बोले तो ऑफ कोरिलेशन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब पीरियोडिक टेबल एसिड एंड बेस का पीरियोडिक टेबल का कोरिलेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। CH4 NH3 H2O HF, आपने ये सवाल लिखा है। अब इस सवाल में हमें चाहिए SO स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमें लिखा AS। AS का मतलब होता है बाबू एसिडिक स्ट्रेंथ, और आपका BS का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। यही चीज हमें निकालना है, ये सारा जो चीज है इसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ये सभी कंपाउंड को। अब ये जो हमें पीरियोडिक टेबल में जो कंपाउंड दिया गया, उस कंपाउंड को हमको चाहिए क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, यानी तीन चीज हमें निकालना है। अब इस तीन चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे और क्या इसका रिलेशन है, कोरिलेशन है पीरियोडिक टेबल में, उसके माध्यम से हमको इसको तीनों चीज को निकाल के देना है। तो दे देंगे, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक बताए थे आपको, क्लास में याद होगा, आप सुनिए उस और याद कीजिए उस चीज को। हमने कहा था कि जो सेम एलिमेंट्स होगा उसको छोड़ देना,
हमने क्या कहा था, फिर से रिपीट करना है बात को कि जो सेम एलिमेंट्स होगा, सेम एटम होगा, उसको छोड़ देना है। जो डिफरेंट एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसको देखना है और याद करना है कि वह ग्रुप में है कि वह पीरियड में है। तो यह जो अरेंजमेंट आपको किया गया है वो सारा अरेंजमेंट आपका ग्रुप और पीरियड के माध्यम से आपको देखना है। आपको पता है ग्रुप पीरियड क्या होता है, टॉप से बॉटम आते हैं तो यह आपका ग्रुप रहता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये पीरियड रहता है। तो कौन सा एलिमेंट आपका पीरियड का है, कौन सा एलिमेंट आपका ग्रुप का है, ये आपको देखना है। तो फिलहाल आप इसको जल्दी छापिए, तब हम इसका आंसर आपको देते हैं और इसका लॉजिक बताते हैं, लॉजिक सिखाते हैं कैसे बनेगा, ट्रिक टाइप में बताएंगे आपको, तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं। सवाल है? हाँ पूछिए। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ, लास्ट में लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ, BASIC STRENGTH स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल में लिखे हैं CH4 मीथेन, NH3 H2O HF। साइड में नहीं मालूम। अब इसका हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ पूछिए क्या सवाल है। हाँ, कोरिलेशन ऑफ एसिड एंड बेस। साफ नहीं दिख रहा है क्या? नो सर। ऐसे कैसे हो गया बीच बीच में? नेटवर्क, हाँ कोरिलेशन है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसके कारण हो सकता है सर। चलिए हम बात कर रहे हैं आगे आपको। चलिए देखिए आप लोग, बात करते हैं हम क्या है तो देखिएगा आप लोग। इसका आंसर को चल रहे हैं हम लोग। CH4 NH3 H2O HF और हमने लिया HCl HBr HI। यही सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे लोग और समझिएगा। एसिड एंड बेस का यही कोरिलेशन है प्रोडक्ट लेवल का। ध्यान से आप देखिए, हमने आपको कहा था कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप आएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पीरियड में जाएंगे। ये हमारा पीरियड को बताएगा, पीरियड को, और ये हमारा पूरा टॉप टू बॉटम यानी ये हमारा ग्रुप बताएगा, टॉप टू बॉटम। और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हमारा पीरियड। तो आप देखो तो छोटू, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि नहीं? चले गए आप लेफ्ट से राइट, यही आप जा रहे हैं। अब आपको ग्रुप में आना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर से आ जाना है नीचे। तो ये मेरा ग्रुप हो गया और ये मेरा पीरियड हो गया। तो अब समझना है, यही हमें निकाल के देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, यही हमें निकाल के देगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही हमें निकाल के देगा बेसिक स्ट्रेंथ। ये तीन चीज हमें निकालना है, हम लोग निकाल लेते हैं। अब समझिए, आपको हम बताए थे कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, मेरा रेडियस का वैल्यू यानी साइज आर का वैल्यू
डिक्रीज करता है, जबकि रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। जब रेडियस मेरा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा और बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बातों को जो हम बोल रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेरा रेडियस लिख रहे हैं हम, रेडियस हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइड में लिख रहे हैं जी बालक, और रेडियस इंक्रीज करेगा भाई। कब? जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे। यानी ध्यान रहे आपको, रेडियस डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। रेडियस जहां घटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रेडियस जहां बढ़ा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब आपको पता हो गया क्या सवाल बनाना था आपको। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कलाकारी करेंगे आपके सामने। सभी में से H प्लस आयन को निकालिए बाहर। H प्लस आयन को आपने यहां से बाहर निकाला भाई। एक H प्लस आयन CH3, एक H प्लस आयन हटने के कारण इसके ऊपर माइनस डेवलप होगा, यानी एक माइनस एक लोन पेयर। यहां देखिए NH3, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, आपको पता है एक हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल लिया, NH2 माइनस बच गया, एक लोन पेयर रहेगा। फिर आप यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, इसका मतलब क्या बन गया आपका OH माइनस आयन। अब देखिए HF से आप निकालिए, तो HF से आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला बालक, F माइनस बचा। अब एक तो लॉजिक आपका था जो हमने दिया पीरियोडिक टेबल के अनुसार। एक लॉजिक आप खुद जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन। तो आप याद करो, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है, जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका उतना बेसिक स्ट्रेंथ होता है। ये तो लॉजिक जानते हैं आप। तो अब ध्यान से समझना है। फिर आपको हम पहला लॉजिक दिए क्या, पीरियोडिक टेबल के अनुसार, कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड में जाएंगे तो मेरा रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब दूसरा लॉजिक दिए ग्रुप में कि अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो देखिए हमने कहा था कि सेम एलिमेंट को छोड़ना है, डिफरेंट को पकड़ना है। तो डिफरेंट में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, हाइड्रोजन तो सब में समान है ना। चलो अब क्या करेंगे, रेडियस टॉप टू बॉटम के लिए रेडियस इंक्रीज, रेडियस बढ़ा, ऑब्वियसली बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, ऑब्वियसली बात एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। चलिए अब हम दूसरा लॉजिक दिए आपके सामने, सब में से H प्लस आयन निकाल लिए, तो सारे में से जब H प्लस आयन निकाले तो ये हमारा क्या बचा, कंजुगेट बेस बच गया। कंजुगेट बेस इज आल्सो कॉल्ड एन आयन। अब चलिए एक और लॉजिक दिए, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, अच्छा। उसके बाद H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद CH4। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम कंजुगेट बेस के माध्यम से लिखना चाह रहे हैं आपको। फ्लोरीन ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड, ग्रेटर देन कंजुगेट बेस, ग्रेटर देन NH2, ग्रेटर देन CH3 माइनस। हो गया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पर आ जाइए, तो सबसे ज्यादा किसका, HF, H2O, NH2,
मतलब NH2 को NH3 लिख दीजिए डायरेक्ट, ग्रेटर देन CH4। अब बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, तो सबसे ज्यादा मीथेन का, उसके बाद अमोनिया का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद HF का। एक बार मेरी बातों को आप लोग सभी लोग फिर से सुनिएगा और समझिएगा। जो हम बोलना चाह रहे हैं आपके सामने, क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोरिलेशन एसिड एंड बेस का प्रोडक्ट टेबल। तो क्या होगा जो देखिए, प्रोडक्ट टेबल में दो चीज पर बात किया जाता है, किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी आइटम का, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। तो ग्रुप वो चीज होता है जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम होता है, उसको ग्रुप बोलेंगे। और जो पीरियड होता है जिसमें लेफ्ट टू राइट हम लोग जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप देखे होंगे, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जो बढ़ता है, वह टॉप टू बॉटम बढ़ता है मोस्ले के अनुसार, आपको पता होगा। और ये जो है मोस्ले एक साइंटिस्ट का नाम था जो पीरियड टेबल में बताया था। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जानना चाहते हैं तो मेरा रेडियस डिक्रीज करता है। तो जब रेडियस जहां घटेगा इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अब देखिए, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाया तो लेफ्ट टू राइट चला तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही होगा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, यानी कार्बन जो कंपाउंड होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा उसका बेसिक ज्यादा होगा बट एसिडिक सबसे कम होगा। और जिसका एसिडिक ज्यादा होगा उसका बेसिक क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिए अब पूछेंगे सर स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपने जो कंजुगेट बेस को दिखाया है इसका मतलब क्या आप करना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंजुगेट बेस इज आल्सो कॉल्ड एनायन। तो जो हमारा एनायन है, यानी कंपाउंड में जो एनायन है, वही एनायन हमें ये बताएगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने के कारण उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण उसका ऑब्वियसली बात है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहां पे आप देखिए आपके सामने F माइनस लोन पे रख रहा है। तो जो लोन पे रखता है इसका मतलब क्या होता है, जो लोन पे डोनेट करेगा तो डोनर जो होगा उसका कैसा बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी आपके सामने लिखा है जो एक्सेप्टर होगा उसका क्या बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक्सेप्टर जिसमें बढ़ रहा है यानी कार्बन पे मेरे कंपाउंड वाले में देखिए हाइड्रोजन CH3 माइनस, कार्बन भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके कारण उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। इसके कारण हमने क्या किया कि इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो आप इसको जल्दी छापें फिर हम बात करेंगे। तो यही रिलेशन है प्रोडक्ट टेबल का। आपका नेटवर्क स्लो होगा बाबू, थोड़ा नेटवर्क में आइए ना, तब होगा। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ नेटवर्क में रह के पढ़िए। चलिए तो हम मिटाते हैं इसको। आपका प्रॉब्लम है, नेटवर्क आपका स्लो है, कैमरा
दिक्कत होने लगेगा। आप बोलते हैं फिर आता है सर। चलिए हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। इसके बाद देखिएगा जो हम बात करेंगे सवाल को, तो आपको जैसे बात करते हैं अगला सवाल, PH3 H2S HCl। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को IIT भी पूछा है और नीट भी। ध्यान से देखिएगा, IIT नीट का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमने आपको बताया अभी पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन था, कोरिलेशन था, उसी के अनुसार आपको काम करना है इस सवाल पे। हमने कहा कि जो सेम एलिमेंट्स होगा, सेम एटम होगा, उसे हम नहीं देखना है। हमें जब भी देखना है तो डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स को देखना है, सेम वाले को हमें कभी नहीं देखना है। तो सेम इसमें कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। डिफरेंट कौन है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तीनों डिफरेंट। तो सबसे पहला अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है या किस ग्रुप का है। ठीक है, तो आइए, वेरी सिंपल। सभी में से हमने कहा था आपको H प्लस आयन को बाहर निकालने का, तो क्या बनेगा? PH2 माइनस। यहां हमने क्या लिखा था? H प्लस आयन निकालने का HS माइनस। हमने यहां लिखा था HCl में से H प्लस आयन निकालना, Cl माइनस आयन। अब देखिए आपको मिल गया PHS और Cl। तो याद करो कि यह तीनों एलिमेंट्स जो डिफरेंट है वह पीरियड का है कि ग्रुप का है। तो एटॉमिक नंबर याद कर लो ना, तो इसका एटॉमिक नंबर याद करो तुम। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना? 15। इसका कितना? 16। इसका कितना? 17। तुम याद करो, देखो 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, कितना से बढ़ रहे हैं? 1 से। तो 1 से बढ़ रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं ना, हो तो पीरियड वाला एलिमेंट आया ना। कैसा वाला गया? पीरियड, पीरियड का एलिमेंट आया। अब तुमको बताए थे कि पीरियड में मेरा रेडियस क्या करता है? रेडियस क्या करता है? डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज। बन गया सवाल। ये सभी क्या मिल गया आपको? कंजुगेट बेस। अब देखिए एसिडिटी ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए Cl माइनस, HS माइनस ग्रेटर देन PH2 माइनस। जो एसिडिटी ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, यानी S। तो क्या लिखेंगे आप? HCl, H2S, PH3। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? उल्टा, PH3 ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन HCl। फिर से एक बार समझिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत आसान सवाल। जो लॉजिक दिए उसको याद रखना है बाबू, सवाल एक भी नहीं आपसे छूटने वाला है। यह IIT नीट का सवाल है। सबसे पहला PH3 H2S HCl है, हमको कुछ नहीं पता है, तो जो लॉजिक हम दे रहे हैं उसको तो आपको पता होगा ना। क्या लॉजिक है? कि जो सेम एलिमेंट्स है उसको छोड़ देना है, डिफरेंट वाले एलिमेंट्स को, एटम को देखना, और उससे भी हमको अगर पता नहीं चले तो हम उसका एटॉमिक नंबर को देखेंगे।
हम बोल रहे हैं। हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का हमें कैसे पता चलेगा कि वह पीरियड का है कि ग्रुप का है। तो सबसे पहला अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एक से बढ़ रहा है मेरा, तब हम क्या करेंगे, वह पीरियड का डिसाइड होगा एलिमेंट्स या एटम। लेकिन जैसे ही मेरा टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक नंबर, तब हमको समझना है कि यह ग्रुप का है। मतलब 8 2 8 8 18 से इंक्रीज कर रहा है तो समझना है कि यह ग्रुप का है, और 1 से इंक्रीज कर रहा है तो समझना है कि यह पीरियड का है। तो आपने देखा आपके सवाल में जब भी एटॉमिक नंबर जो बढ़ रहा है वह 1 से बढ़ रहा है, मींस पीरियड का है। आपको बताए थे कि पीरियड में हमारा रेडियस घटता है तो ये एटॉमिक मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो आपको देखिए सवाल सॉल्व हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब स्टेबिलिटी वाले में Cl- जो कि कंजुगेट बेस दे रहा है, और H2S का कंजुगेट बेस कौन होगा, HS- और PH3 का कंजुगेट बेस कौन होगा, PH2-। तो जो कंजुगेट बेस होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आप याद करिए एनायन बताया था आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, और जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, एसिडिक का उल्टा बेसिक होता है, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ यहां होगी। यानी हमने आपको दिया कि कंजुगेट बेस इज एन आयन, और कंजुगेट बेस जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएगा। किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस होगा और किसी भी बेस का कंजुगेट एसिड होगा। तो आप रिलेशन कहीं से भी आइएगा समान आएगा, सेम आएगा, और आपका सवाल सॉल्व हो गया। यानी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। टॉप टू बॉटम आइएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम में आपका रेडियस इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो आप जल्दी छापे फिर हम बात करें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ऑन सेम टाइम 8 to 9। कल इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फिजिकल में मोलारिटी के बारे में। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी। मुश्किल से 3 क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी में कर जाएंगे जी। क्लास समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं समझ में आ रहा है? क्लास समझ में नहीं आ रहा है? हैं? चलिए आ रहा है ना, चलिए ठीक है। मजाक नहीं कीजिए, ऑनलाइन में है आप, क्लास में नहीं है। मजाक नहीं कीजिए, सब कुछ आपको दिख रहा है। आवाज आपका पहचान में आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? चलिए लिख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास।